Hello students, let's do this question. The question says 20 gram of CuCO3 on heating gave 8.8 gram of CO2 and 11.2 gram of CaO. This is in accordance with the law of conservation of mass, the law of constant composition, the law of definite proportion, the law of reciprocal proportion, none of these. ठीक है, तो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को लेकर देयर आर सो मेनी लॉज. ठीक है, उसमें से आपका द फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होगा तो उस दौरान देयर वुड बी नो लॉस ऑफ द मास. इट मींस मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड ओनली. ठीक है, सो यहाँ पर ये रिएक्शन पहले लिख लेते हैं एक बार कि CaCO3 को क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं. सो ये हीट करने से कन्वर्ट होगा CaO में प्लस CO2 में. या तो यहाँ पे CaCO3 कितना लिया है, 20 ग्राम लिया हुआ है. CaO बन रहा है आपका 11.2 ग्राम एंड CO2 बन रहा है 8.8 ग्राम. तो प्रोडक्ट साइड का जो टोटल वेट है वो कितना आ रहा है, 11.2 प्लस 8.8, इट इज गोइंग टू बी 20 ग्राम. यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एक दूसरे का मैच, जो मास है वो मैच करता है, यानी कि देयर इज नो लॉस ऑफ द मास. यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब ये अगर करेक्ट है तो रेस्ट ऑप्शंस अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाते हैं. यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या, सेकंड ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. आप डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कह सकते हो, लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन भी कह सकते हो. इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेते हो, प्योर सब्सटेंस लेते हो, ये कोई भी सब्सटेंस लेते हो, उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस सब्सटेंस से, वो जो सब्सटेंस है जिन भी दो कंपोनेंट से मिलके बना है, उसका जो रेशो है, मास रेशो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इसका देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मैंने अमोनिया ले लिया. अमोनिया चाहे किसी भी रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट की तरह बन के आता हूँ, अमोनिया चाहे मैं एटमॉस्फेयर से ले रही हूँ, या अमोनिया मैंने अमेरिका से मंगाया है या कहीं से इंडिया में क्या सिंथेसाइज किया है, हमेशा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनका जो मास रेशो रहेगा वो 14:3 का रहेगा. ठीक है, नाइट्रोजन का इसमें जो मास है वो 14 ग्राम पर मोल है, और 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा 3 ग्राम पर मोल. सो हमेशा यही रेशो रहने वाला है, चाहे आप NH3 कहीं से भी बनाए, कहीं से भी लेके आए. सिमिलरली अगर मैं H2O लेती हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो है वो हमेशा 2:16, और मैं कह सकती हूँ 1/8 का ये रेशो रहने वाला है. क्लियर? सो वो होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन देख रहे हो तो इस वजह से लॉ वैलिड नहीं होगा. सेकेंड में, थर्ड में देखो, थर्ड ऑप्शन लिखा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ परमानेंट रेशियोज. इसका सिंपल सा मतलब है कि देख, अगर आपके दो एलिमेंट्स है A एंड B, ये दोनों रिएक्ट करके C बनाते हैं. ठीक है, सो आपने A का और B का कोई सर्टेन रेशियो लिया होगा. ठीक है, जिससे आपको क्या मिल रहा है, C मिल रहा है. ठीक है, और आपका अगर ए और सी का, ऐसा करते हैं, इसको इसको प्रोडक्ट लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, ए और बी कंबाइन करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट बना देते हैं आर, और ए और सी कंबाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बना देते हैं क्यू. ठीक है, सो ए और बी का एक सर्टेन मास रेशियो रहेगा, ए एंड सी का एक सर्टेन मास रेशियो रहेगा. सो अगर वही सेम रेशियो से अगर आपने बी और सी को कंबाइन किया, तो यहाँ से जो भी Z बनेगा, तो यहाँ पर भी B और C का जो मास रेशो रहेगा वो भी सेम मास रेशो आएगा जब आप रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड देखते हो जिसमें B और C का मास रेशो था. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है, सो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ओनली A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.